हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं जो सीजीएल 2024 में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वही आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं। ये लगभग 90 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स का, जो कि है यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसके देनदारियों से अधिक होती है तो इस प्रकार कर्ज दिया जाएगा। किस टाइप का कर्ज दिया जाएगा? तो शुद्ध संपत्ति होगा वो, या फिर उसे नेटवर्थ इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जब किसी बैंक की परिसंपत्ति जो है उसके देनदारियों से अधिक होती है तो इस प्रकार क्या दर्ज किया जाएगा? तो शुद्ध संपत्ति दर्ज किया जाएगा, मतलब कि नेटवर्थ दर्ज किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डैश तक की एफडीआई की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति दी है। तो कितने तक की? तो 74% तक की। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्या आएगा? तो 74% आएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 74% तक की एफडीआई की स्वचालित स्वीकृति दिया हुआ है। तब आपने इस चीज़ को याद रखा कि 9 श्रेणियों में से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा एफडीआई में कितने स्वचालित स्वीकृति दी गई है? तो 74%। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करती है? मतलब इसमें आपसे पूछा है इस क्वेश्चन ने कि ऐसा कौन सा डेफिनेशन है जो माइक्रो फाइनेंस को बताती है। तो माइक्रो फाइनेंस को कौन सी परिभाषा बताएगी? तो ये रहा हमारा आंसर। माइक्रो फाइनेंस एक ऐसी बैंकिंग सेवा है जो उन बेरोजगार या फिर कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है जिनके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच नहीं होती। तो ये माइक्रो फाइनेंस ऐसी बैंकिंग की सेवा है, ये उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास पैसे कम है या फिर बिल्कुल भी पैसे नहीं है, या फिर उनके कोई भी संबंध में ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें पैसे दे सके ताकि वो अपने रोजगार को खड़ा कर सके, अपने काम को खड़ा कर सके। तो इस तरह से ऐसे व्यक्ति जो नहीं कर पाते उनके लिए माइक्रो फाइनेंस जो है वो बैंकिंग की एक सेवा है जो ऐसे व्यक्तियों को लोन देती है या फिर पैसे देती है। तो इस तरह से भी आप जो है वो समझ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? तो विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम कौन बनाएगा? अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो इस चीज़ का राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वो उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को और अच्छा बनाती है और सक्षम बनाती है। तो अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अगला है हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है भारत का केंद्रीय बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। एक केंद्रीय बैंक बनने की सिफारिश डैश नामक एक आयोग के द्वारा की गई थी। देखिए, जो भारत का पहला स्वतंत्र बैंक बनाया गया भारतीय रिजर्व बैंक, वह एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश किसने दी थी, किसके द्वारा दी गई थी? तो हिल्टन यंग आयोग कमेटी जो थी उसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसके द्वारा दिया गया था? हिल्टन यंग आयोग कमेटी एक बनाई गई थी, उसके द्वारा जो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक, उसे एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश दी गई थी। तो किसके द्वारा दिया गया था? हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सिक्स वाला। स्टैंड अप इंडिया या फिर स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो स्टैंड अप इंडिया है उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है जो हमारे देश में एससी एसटी महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना होता है। तो जो हमारे देश में भारत में एससी और एसटी कम्युनिटी की महिला हैं, उन्हें बैंक के द्वारा कम ब्याज दर पे ऋण देना होता है, मतलब लोन देना होता है। तो इस चीज़ को आप समझ देख सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया का जो प्राथमिक उद्देश्य है, जो एस टी एस टी की महिला होती हैं उन्हें बैंक के द्वारा कम ब्याज दर में लोन दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एस एच जी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का एक घटक है? तो ये एस एच जी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का एक घटक कौन सा है? बैंक एस एच जी के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान करती है। तो जो बैंक होती है वो एस एच जी के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान कर सकती है। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। तो नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क एफ भारत में डैश में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू किया गया था। तो कब इसे लागू किया गया था? तो 2016 में इसे लागू किया गया था। आपका राइट आंसर 2016 हो जाएगा। यहाँ पे जो डैश दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2016 आएगा। तो टेंथ वाला क्वेश्चन है हमारा। तो टेंथ वाला क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंसिंग शब्द का पहली बार उपयोग 1970 के दशक में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विकास के दौरान किया गया था, जिसकी स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो है वो ग्रामीण बैंक का विकास के दौरान किया गया था। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का जो है स्थापना की गई थी और वहीं से ये शब्द निकल के आया था माइक्रो फाइनेंसिंग, जो कि 1970 के दशक के टाइम का है ये शब्द।
तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक है उसकी 1970 में किसने स्थापना की थी? तो मोहम्मद यूनस ने किया था और यहीं से ये वर्ड काफ़ी फेमस हुआ, माइक्रो फाइनेंसिंग। आगे बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का आर्थिक औचित्य क्या है? मतलब कि कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का आर्थिक मतलब क्या है? तो अगर कृषि क्षेत्र में सब्सिडी दी जाती है तो उसका आर्थिक मतलब कैसा होगा? यह एक उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करना और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एक प्रोत्साहन है। जैसे कि कोई किसान है, वो अपने खेती के लिए कुछ सामान खरीदता है, अगर उसमें छूट दी जाए, तो वो ज़्यादा सामान ले आ पाएगा और जिससे कि खेती भी और बढ़िया ढंग से हो सकती है। ये उसको प्रोत्साहन मिलता है कि ये चीज़ें हमें कम पैसों में मिल रही है या फिर इसमें कुछ छूट है, तो हम इसे ज़्यादा ले आते हैं ताकि हमारी खेती जो है वो अच्छे से हो सके। तो यही प्रोत्साहन होता है और थोड़ा-सा लाभ होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 12वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, शुद्ध निवेश की परिभाषा क्या है या फिर उसका एग्ज़ाम्पल क्या है? तो शुद्ध निवेश का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो हो जाएगा हमारा सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। जो सकल निवेश आता है, टोटल जो हमारा निवेश है उसमें से हम मूल्यह्रास या फिर डिप्रिसिएशन घटा देंगे, तो हमारा नेट वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब जो ग्रॉस वैल्यू है, उसमें से हम डिप्रिसिएशन घटा देंगे, तो शुद्ध वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस चीज़ से भी आप समझ सकते हैं कि शुद्ध निवेश क्या होता है कि सकल वैल्यू में से मतलब पूरे में से जो चीज़ें हमारी खराब हो गई है, जो चीज़ें एकदम से अच्छी नहीं है, उसको निकाल देंगे तो हमारी शुद्ध वैल्यू आ जाएगी। अगला है 13 क्वेश्चन हमारा, तो 13 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का एक उदाहरण है? तो गैर कर राजस्व स्रोत का कौन-सा एक उदाहरण है? तो शुल्क और जुर्माना। तो शुल्क और जुर्माना जो है, वो गैर कर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शुल्क और जुर्माना जो है, वो गैर कर में आते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले 14 क्वेश्चन पे। तो 14 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा औद्योगिक नीति व्यक्तित्व 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? तो कौन-सा सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है 1980 का? अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति। तो अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति जो है, वो औद्योगिक नीति 1980 सामाजिक आर्थिक का उद्देश्य नहीं रहा। अगला है हमारा 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन है, एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी से क्या घटाया जाता है? तो आपसे पूछा गया है कि जो एनडीपी है, उसे निकालने के लिए जीडीपी से क्या घटाया जाता है? तो वो मूल्यह्रास घटाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन घटा देंगे, तो एनडीपी आ जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से जो है मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन मतलब कि मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा, तो एनडीपी आ जाएगा। इसी तरह हमारा जो है अगला क्वेश्चन आता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन जो है वो व्यवसायों को दिया जाता है वाला प्राथमिक लाभ क्या है? तो जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है उसमें व्यवसायों को दिए जाने वाला प्राथमिक लाभ क्या होता है? कर और शुल्क रियासतें। तो कर और शुल्क रियासतें जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के अंदर में आते हैं और व्यवसाय को दिए जाने वाला ये प्राथमिक लाभ होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 17 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन-सा पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण है? तो पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण कौन-सा है? जो कि सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री से राजस्व। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन-सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक उदाहरण है? तो सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री से राजस्व कर। अगला है हमारा 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन-सा दस्तावेज भारत में सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा, नियम और विनियम प्रदान करता है? तो कौन-सा दस्तावेज है? तो वो है औद्योगिक नीति। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये कौन-सा दस्तावेज आता है हमारा? औद्योगिक नीति आती है। आगे बढ़ते हैं अपने 19 क्वेश्चन पे। तो हमारा 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा उन लोगों के लिए छोटे ऋण का प्रावधान करता है, जिनकी वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुँच नहीं होती है? तो सूक्ष्म वित्तीय मतलब कि माइक्रो फाइनेंस। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो छोटे लोग होते हैं, जिनके पास ऋण का कोई प्रावधान नहीं होता, जो मतलब पैसे लेके कोई काम स्टार्ट नहीं कर सकते, बैंक उन्हें पैसे नहीं दे पा रही है, तो उनके लिए कौन से लोग आते हैं? तो माइक्रो फाइनेंस लोग आते हैं, मतलब माइक्रो फाइनेंस सेवाएँ आती हैं, सूक्ष्म वित्तीय सेवाएँ आती हैं। अगला है हमारा 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग या फिर समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की है? तो वो कौन है? वो न्यायमूर्ति वर्मा समिति है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, वो कौन-सी समिति थी? तो वो न्यायमूर्ति वर्मा समिति थी। तो आप इस चीज़ को याद रखें, वो न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति वर्मा समिति थी जिसने कि मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों का अस्तित्व की पहचान करी। 21 क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में जो दूसरी हरित क्रांति हुई थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब कि कृषि को और अच्छा कैसे बनाया जाए, यही हरित क्रांति द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 हमारा, निम्न में से कौन-सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो हरित क्रांति को कौन सही ढंग से परिभाषित करेगा? यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूँ और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। तो हरित क्रांति में किन फसलों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था? उसमें गेहूँ और चावल जो दोनों फसल हैं, उसको हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इसलिए यह कथन एकदम राइट बैठेगा कि यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूँ और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति अपनाई गई थी किसमें? हरित क्रांति में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 23 हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं
क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में जो वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन जो है 1965-66 से 72.4 मिलियन टन से जो 1978 से 79 में कितना मिलियन टन जो है हो गया था। तो ये कितना मिलियन टन हो गया था? 131.9, मतलब कि 132 मिलियन टन हो गया था। 72 मिलियन टन से जो है 132 मिलियन टन हो गया था। आगे बढ़ते हैं, 24 क्वेश्चन आता है हमारा। तो 24 क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या था? वो हो गया था मृदा निम्नीकरण हो गई थी, मतलब कि जो मिट्टी है वो धीरे-धीरे खराब होने लगी थी। यही हरित क्रांति का जो है वो नकारात्मक कारण था एक। आगे देखते हैं जो है 25 हमारा क्वेश्चन कि द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय डैश में था। तो कहाँ पे था? ये पटना में था। ऑप्शन नंबर जो है आपका पटना वो राइट हो जाएगा कि ये जो द्वितीय हरित क्रांति का प्रकोष्ठ मुख्यालय है ये पटना में मौजूद था। आइए बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन पे। हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों की वृद्धि किस प्रकार थी? तो ये हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों की जो वृद्धि थी वो किस प्रकार थी? वो अनुसमानुपाती थी, असमानुपाती थी। अगला है 27 क्वेश्चन हमारा। तो 27 क्वेश्चन आता है, एक वर्ष के दौरान फार्म की माल सूची में परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से परिभाषित करता है? तो वर्ष के दौरान फार्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फार्म की बिक्री। तो यही होता है इस चीज का फॉर्मूला कि वर्ष के दौरान फार्म में कितना उत्पादन हुआ है और उसमें से जो है माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं वर्ष के दौरान फार्म की बिक्री। तो वो आ जाता है माल सूची। अगला है 28 क्वेश्चन हमारा। तो 28 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं जो है वो पैदा की हैं? तो किसने की है? हरित क्रांति ने किया है। अगला है 30 क्वेश्चन हमारा। तो 30 क्वेश्चन आता है, कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? तो कदम उठाए थे, एक विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया था। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, गेहूं क्रांति जो है वो एक टिकट के तौर पे जारी, डाक टिकट के तौर पे जारी किया था। तो आप इस चीज को याद रखें कि कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने जो है डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया था। अगला 31 क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है उजाला योजना। उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2015 में। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि उजाला योजना जो शुरू की गई थी वो 2015 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना लक्ष्य समूह टारगेट ग्रुप दृष्टिकोण का एक भाग है? तो ये कौन सा भाग है? जो है सीमांत कृषक विकास एजेंसी, मैग्रीनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे हम शॉर्ट में MFDA भी कहते हैं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना लक्ष्य समूह या फिर टारगेट ग्रुप दृष्टिकोण का एक भाग है? तो सीमांत कृषक विकास एजेंसी, तो मैग्रीनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। अगला है हमारा 33 क्वेश्चन। तो 33 क्वेश्चन में देखते हैं, हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ? तो किसका हुआ सबसे अधिक? जो है पंजाब का हुआ था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ? तो पंजाब को इसमें जो है वो हमें ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्न में से कौन सा पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल का केंद्रित थी? तो गरीबी हटाओ जो योजना थी वो किस पंचवर्षीय योजना के अंडर में आती है? तो 5वीं वर्षीय योजना के अंडर में आती है, 5th 5 ईयर प्लान में आती है, जो कि है गरीबी हटाओ। अगला है 36 क्वेश्चन हमारा, जो कि है महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो इसमें आपसे पूछा गया है जो पीसी महालनोबिस थे वो कौन से पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है मॉडल बना था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, पीसी महालनोबिस मॉडल जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार था। अगला है 37 क्वेश्चन हमारा, जो कि है प्रथम पंचवर्षीय योजना को वास्तविक विकास दर क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो वास्तविक विकास दर थी वो 3.6% थी। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो वास्तविक विकास दर थी वो 3.6% थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है 38, डैश के दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जिसे DPAP शुरू किया गया, वो कब किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ये शुरू की गई थी। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारत सरकार द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कब शुरू किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। अगला है हमारा 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन आता है, भोजन, काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो इंपॉर्टेंट है ये याद रखेंगे कि भोजन, काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसका उपयोग या फिर इसका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 40, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में गलत है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या नहीं हुआ था? यह योजना केसिनियन मॉडल पर आधारित थी। तो केनेसियन मॉडल पे आधारित थी, तो ये योजना केसियन मॉडल पे आधारित नहीं थी। ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो केसिनियन मॉडल पे आधारित नहीं थी। अगला है 41 क्वेश्चन हमारा। तो 41 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, 1947 से 1990 की अवधि के दौरान
कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई थी? तो 1947 से 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी की गई थी? तो वो जो टाइम पीरियड था उसमें 7 योजनाएं जो है 7 5 ईयर प्लान जो है वो पूरे हो गए थे। अगला है 42 क्वेश्चन हमारा। तो 42 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता होती है? तो किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता होती है? ये होती है मध्यवर्ती वस्तुएं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता होती है? तो ये कौन सी वस्तुएं होती है? मध्यवर्ती वस्तुएं या फिर मध्यवर्ती माल होते हैं। अगला है 43 क्वेश्चन हमारा। विनियमन के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनियमन में किया जाता है? तो ये वस्तु विनिमय में किया जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है? तो वस्तु विनिमय में किया जाता है। अगला है हमारा 44 क्वेश्चन। हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ ही भुगतान नहीं कर पा रहा है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? फ्री राइडर के रूप में इसे जाना जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर पा रहा है तो इसे फ्री राइडर के रूप में जाना जाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में स्वयं सहायता समूह एसएचजी और सूक्ष्म वित्त संस्थाएं एमएफआई के बीच अंतर है? तो एसजी और एमएफआई के बीच में आपको अंतर बताना है। तो कौन सा एकदम राइट आंसर होगा? तो एसएचजी आमतौर पर छोटे समुदाय जो है आधारित संगठन होते हैं, जबकि एमएफआई बड़े और आर्थिक औपचारिक संस्थान होते हैं। तो दोनों काम वही करते हैं जो छोटे व्यापारियों को लोन देते हैं, पैसा देते हैं ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर पाए। जो एसएचजी है वो छोटे समुदायों को लोन देता है, जबकि एमएफआई जो है वो उसे भी बड़े संविधानों को या फिर बड़े संगठनों को लोन देता है, जो काफ़ी अच्छे समुदाय हैं, काफ़ी बड़े ग्रुप में आते हैं। ज़्यादातर लोगों को एमएफआई ही लोन देता है, पर जो छोटे लोग होते हैं, इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो वो कौन उसकी हेल्प करेगा? तो एसएचजी उनकी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 46 क्वेश्चन, क्योंकि G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक जो है वो जोधपुर में आयोजित की गई थी। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वो जोधपुर में किया गया था। 47 क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है मेक इन इंडिया पहल प्रमुख रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो मेक इन इंडिया जो है वो पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो विनिर्माण पर है, मतलब वापस बनाने के लिए, फिर से निर्माण करने के लिए उस पे ज़्यादा केंद्रित होता है मेक इन इंडिया। अगला है 48 क्वेश्चन हमारा, जो कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत में सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं एमएफआई द्वारा 10 लाख तक के जो है फ्री लोन दिए जाते हैं, मतलब 10 लाख रुपए तक का लोन आपको आसानी से मिल सकता है। तो वो किस टाइप से मिलेगा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मिल सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। वो आपको मुद्रा या फिर लोन किस तरह से मिल सकते हैं? तो इस योजना के अंतर्गत आपको मिल सकती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन हमारा, वित्तीय सेवाएं अर्थात मूल बचत और जमा खाते, प्रीवेशन, ऋण, बीमा, पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा है? तो ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जो मूल बचत और जमा खाते, प्रीवेशन, ऋण, बीमा, पेंशन तक किफायती रियायत से पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए जो वित्तीय समावेश मिशन बनाया गया उसका क्या नाम है? तो वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। और 50 क्वेश्चन आता है हमारा। तो 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय करियर सेवा और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा डिजिटल कौशल के माध्यम से रोजगार के लिए संयुक्त डिजिटल कौशल पहल कौन सी है? तो ये है डिजी सक्षम। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। ये कौन सी पहल है? ये डिजी सक्षम है। तो आपने याद रखा, राष्ट्रीय करियर सेवा और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा डिजिटल कौशल के माध्यम से रोजगार के लिए संयुक्त डिजिटल कौशल पहल कौन सी है? तो ये है, इसका आंसर डिजी सक्षम है। आइए देखते हैं हमारा 51 क्वेश्चन। तो 51 क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग एक वर्ष में एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन या फिर रिसोर्ट्स और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं। तो ये किस टाइप की जो बेरोजगारी है वो दिखाती है हमें? तो ये मौसमी बेरोजगारी दिखाती है। तो आपका ये इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा कि ये मौसमी बेरोजगारी ये दिखाती है। अगला है, हम क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 52। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? तो अत्यधिक जनसंख्या, जितनी जनसंख्या अधिक रहेगी उतना ही लोगों को रोजगार का मिलेगा। तो यही सबसे प्रमुख कारण है भारत में बेरोजगारी का। अगला है 53 क्वेश्चन हमारा। तो 53 क्वेश्चन में देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के संगठन और रोजगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही होता? तो इसमें से ये वाला कथन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कृषि क्षेत्र द्वारा जीडीपी में योगदान के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर रोजगार में गिरावट नहीं आई है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कृषि क्षेत्र द्वारा जो जीडीपी है उसमें योगदान में कुछ गिरावट आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर रोजगार में कोई गिरावट नहीं आई है। मतलब देश के लिए कृषि में थोड़ा सा जीडीपी में गिरावट हमें देखने को मिली है, पर कृषि में जो काम मिलते हैं लोगों को
उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। अगला है हमारा 54 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखेंगे। धन मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभवज नए रूप से स्थापित संबंध को किस रूप से जाना जाता है? तो ये फिलिप्स वक्र के नाम से इसे जाना जाता है। फिलिप्स कर्व भी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा कि धन मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभवजन के रूप में स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है? तो फिलिप्स वक्र के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यह हमारा 55 क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय भारत की औद्योगिक विकास में मुख्य बाधाएँ क्या थी? तो उद्योगों में पूंजी निवेश था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उद्योगों में पूंजी निवेश था, स्वतंत्रता के समय भारत में औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधाएँ मतलब कि मुख्य समस्या यही थी। अगला है 56 क्वेश्चन हमारा, तो 56 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? तो कृषि क्षेत्र जो है, वो मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है। 58 क्वेश्चन आता है हमारा, सो 58 क्वेश्चन है। भारत द्वारा अल्प विकसित देश एलडीसी के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता डीएफटीपी योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये 2008 में किया गया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 2008 हो जाएगा कि भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना की घोषणा 2008 में किया गया था। अगला है हमारा 59 क्वेश्चन। तो 59 क्वेश्चन है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? तो ये उसका प्रतिलोम होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध होता है? तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। 60 क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है डिजिटल इंडिया मिशन जो है, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपसे पूछा गया है कि डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो कब आया? 2015 में आया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 2015 है। तो डिजिटल इंडिया मिशन आप याद रखेंगे 2015 में आया था। अगला है 61 क्वेश्चन हमारा, मुद्रा आपूर्ति एक अवधारणा है किसकी? स्टॉक की। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मुद्रा आपूर्ति जो है वो एक स्टॉक की अवधारणा है। अगला है 62 क्वेश्चन हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्यतः गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान दिया है? तो किसने योगदान दिया है? स्वयं सहायता समूह ने, जिसे एसएचजी कहते हैं, उसी ने योगदान दिया है, एसएचजी ने। अगला है 63 क्वेश्चन हमारा, जो कि है भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एमएसएमई अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो विकास होते हैं एमएसएमई भी इसके अधिनियम जो आया था 2006 में, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उसका प्राथमिक उद्देश्य एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एमएसएमई के विकास दर को मतलब विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना। अगला है हमारा 64 क्वेश्चन, एनडीपी कैसे निकाला जाता है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एनडीपी जो है तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। तो जीडीपी में से ये डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो एनडीपी निकल के आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो निकल कर आ जाता है। अगला है 65 क्वेश्चन हमारा, तो ये है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होता है। तो ये वाला जो कथन है वो एकदम सही है। अगला है 66 क्वेश्चन हमारा, तो 66 क्वेश्चन आता है, किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्यमों को उदारीकरण की शुरुआत की? तो औद्योगिक नीति 1991 में जो आई थी, उसने ऐसा किया था। तो आप ये चीज़ को याद रखेंगे कि किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योगों को उदारीकरण की शुरुआत करी? तो औद्योगिक नीति 1991 ने। अगला 68 क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है डैश एक उद्योग संघ और स्वनियामक संगठन एसआरओ है। तो जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र को सतत विकास की दिशा में काम करना है। तो किसका जो संगठन है वो है सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। तो सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क एक उद्योग संघ और स्व निर्मायक संगठन है। अगला है 69 क्वेश्चन हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का एक उदाहरण है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स, तो जिसे हम बीएचईएल भी कहते हैं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स। अगला है 70 क्वेश्चन हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? तो बीएचईएल है। अगला है 71 क्वेश्चन हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये सभी जो है भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण है, मतलब कि ये कोई प्राइवेट कंपनी है। अगला है 73 हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, संयुक्त का कौन सा एक उदाहरण है कि जिसमें सरकार और प्राइवेट मामले दोनों एक साथ रहेंगे? तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला है 74 क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? तो इस्पात और सूती वस्त्र का उद्योग जो है वो यहाँ पे शामिल किया गया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? तो इस्पात और सूती वस्त्रों का। अगला क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत में राष्ट्रीय आय जो है नेशनल इनकम की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय
व्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। तो ये वाला कथन जो है वो सही नहीं था, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना करी थी जो ₹20 पर व्यक्ति के हिसाब से निकल कर आई थी। तो ये वाला कथन जो है वो यहाँ पे सही नहीं बैठता। तो यही कथन जो है वो गलत हो जाता। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आय के चक्रीय प्रवाह के प्रबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बचत के साथ सरकारी व्यय और चक्रीय प्रवाह के अंतरक्षेपण, तो ये कथन जो है हमारा सही नहीं था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 77 क्वेश्चन हमारा, ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा उदाहरण है, उसका वर्णन करता है? तो जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी। तो जनसंख्या में वृद्धि होगी तो वही जो है आय में, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट होगी। अगला है 78 क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निविड़ खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है, तो उस माप को क्या कहा जाता है? उस माप को कहा जाता है कार्यकी घनत्व, मतलब कि साइकोलॉजिकल डेंसिटी। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, उस माप को क्या कहा जाएगा? साइकोलॉजिकल डेंसिटी, मतलब कार्यकीय घनत्व। अगला है 79 क्वेश्चन हमारा, तो 79 क्वेश्चन देखेंगे, सीएसओ ने डैश में सकल वर्धित मूल्य, जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, उसकी अवधारणा को अपनाया। कब अपनाया? जनवरी 2015 में अपनाया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि सीएसओ ने जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड को कब अपनाया? तो जनवरी 2015 में अपनाया। अगला है 80 क्वेश्चन हमारा, तो 80 क्वेश्चन देखते हैं, 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक्स समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था? तो पियरे फॉर्सुआ ने किया था। पियरे फॉर्सुआ वेर हेस्टल ने किया था, वेर हेस्टल्स ने किया था। जो तो आप इस चीज को याद रखेंगे, पियरे फॉर्सुआ और वेर हेस्टल ने किया था। अगला है 81 क्वेश्चन हमारा, तो 81 क्वेश्चन है, डैश की अध्यक्षता में बने कार्य समूह ने वर्ष डैश के नए मध्यवर्ती मौद्रिक समुच्चय को NM2 के रूप में संदर्भित करने का प्रस्ताव दिया था। तो किसने दिया था? डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में ये हुआ था। और कब हुआ था? तो 1998 में ये हुआ था। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 82, तो ये है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवाओं को डैश से डैश वर्ष तक के बीच जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया था। तो 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया था। अगला है हमारा 83 क्वेश्चन, तो 83 क्वेश्चन आता है, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो डैश काम करता है। तो कौन सा काम करेगा? एक वर्ष में 183 दिन या फिर 6 महीने से कम काम कर सकता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन से भी कम काम करे। अगला है 84 क्वेश्चन हमारा, तो 84 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 का अनुपात में साझा किया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अगला है 85 क्वेश्चन हमारा, तो भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो अस्थिर विनियामक परिवेश का। तो अस्थिर विनियामक परिवेश का जो है वो सामना करना पड़ता है भारत में विदेशी निवेश अधिकतर कंपनियों को। अगला है हमारा 87 जो क्वेश्चन आता है, जो है स्तंभ ए को स्तंभ 20 के साथ सुमेलित कीजिए, मतलब कि मैचिंग से रिलेटेड है। तो इसमें आप देख लीजिए कि अलग अलग मैचिंग जो है वो इस तरह से दिया हुआ है। जैसे कि ए वाला देख सकते हैं, सकल राष्ट्रीय जो उत्पाद है वो ए का तीसरा हो जाएगा, मतलब कि ये इससे रिलेटेड है, राष्ट्रीय उत्पादन का मौलिक मूल्य से। फिर है बी कुल राष्ट्रीय उत्पाद, तो बी कौन सा है? 4 वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष के दौरान माल सेवाओं का कुल उत्पादन। इसी तरह सी देखते हैं, व्यक्तिगत आय। तो व्यक्तिगत आय क्या है कि डैश किसी एक वर्षों में अवधि, मतलब एक वर्ष में व्यक्ति के द्वारा उत्पादन किया गया प्रति वार्षिक आय। तो ये हो गया व्यक्तिगत आय। इसी तरह डी आता है हमारा, तो प्रयोज्य व्यक्तित्व आय क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा, कि व्यक्तिगत आय के कर के बाद, तो जो कर दिया दिया जाता है, जो टैक्स हट जाता है, उसके बाद जो आय बचती है वो प्रयोज्य व्यक्ति की आय हो जाती है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है 88 क्वेश्चन हमारा, तो 88 क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट सिटीजन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2015 में शुरू किया गया था। अगला है 89 क्वेश्चन हमारा, यदि जीएनपी पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है और मुद्रास्फीति की दर 9% है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में डैश की वृद्धि हुई। तो कितनी की वृद्धि हुई? तो 7% की वृद्धि हुई। यहाँ आप लिखेंगे 7% की वृद्धि हुई। अगला है 90 क्वेश्चन हमारा, तो 90 क्वेश्चन देखते हैं, डैश पंचवर्षीय योजना के पीछे हेरोड डोमर मॉडल का मुख्य विचार था। तो हेरोड डोमर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था? तो प्रथम योजना का ये मॉडल था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का। अगला है हमारा 91 क्वेश्चन, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू किया गया था? 10% क्वेश्चन है, 2008 में ये शुरू किया गया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है उन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की है? 2008 में। अगला है 92 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, जब सरकारी व्यय जो है राजस्व से अधिक हो जाता है तो सरकार जो है घाटे का बजट चलाती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से कौन सा फिशर का विनिमय समीकरण है? तो फिशर का विनिमय समीकरण कौन सा है? एमवी बराबर होता है पीटी के। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि ये फिशर का विनिमय समीकरण है, एमवी बराबर पीटी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो, जो कि इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन थे जो कि सीजी 2024 में
पूछे गए थे। इसी तरह की और सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।